हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रेसिडेंट यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनके बारे में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, या फिर आपके जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन है वहाँ आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ही मैंने आपके लिए रखा है। आपके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, तो आपके लिए इजी पड़ेगा और आप इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ताकि आपको पता लगे कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ये चीज न्यूज में है, क्यों हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 2022 के जो हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं, वो होने वाले हैं। तो इसलिए ये चीज न्यूज में चल रही है और राष्ट्रपति जो वर्ड ही है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बारी का जो इलेक्शन होगा यानी कि 2022 का, वो कौन से नंबर का होगा, तो क्वेश्चन बनेगा तो ये हो जाएगा 16वें नंबर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति चुने जाएंगे या चुनी जाएंगी वो कौन से नंबर के होंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे 15वें नंबर के। ये 15 और 16 के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो कंफ्यूजन है, ये आपका वीडियो के साथ साथ दूर हो जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है कि 16वां इलेक्शन हो रहा है और 15वें राष्ट्रपति चुने जाएंगे। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, जैसे ही अपनी टर्म पूरी करते हैं तो नए प्रेसिडेंट हमारे वहां पे बैठेंगे और उनका नाम भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है, क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो प्रेसिडेंट होगा वो 5 साल का आपका इलेक्शन या 5 साल का जो टर्म है वो पूरा करेगा, तो आर्टिकल 56 ये कहता है। आर्टिकल 56 का जिक्र हुआ है तो इसको भी याद कर लीजिए कि जो इसकी टर्म होती है प्रेसिडेंट की वो होती है 5 साल की, और वो बताता है हमारा आर्टिकल 56। तो ये तो हमने न्यूज की बात कर ली कि क्यों न्यूज में चल रहा है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीजें होती होंगी, कुछ क्वालिफिकेशन होती होंगी प्रेसिडेंट के लिए। जो एक प्रेसिडेंट चुना जाएगा तो ऐसे ही नहीं चुनाया जाएगा, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होंगी, तो वो हम पढ़ लेते हैं। पहली जो क्वालिफिकेशन होती है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबसे मस्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक टर्म दी जाती है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो वो हो जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट। दूसरा जो उसका क्वालिफिकेशन होता है, तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, ये उसकी दूसरी क्वालिफिकेशन होगी, तभी वो प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार के रूप में आ सकता है। तो ये उसकी दूसरी क्वालिफिकेशन होगी। तीसरी क्या होगी कि वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये कम से कम आपको मैं बता रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोई भी आयु नहीं रखी गई है। ठीक है, कम से कम उसको 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी। फिर आती है कार्यकाल के बारे में बात। तो 5 साल का कार्यकाल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल तक वो हमारे प्रेसिडेंट के रूप में रहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण रखे हैं, तो आप इनको आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, और इनसे जितनी भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी उनको आप नोट करते जाना, ताकि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, उन्होंने किसे चुनाव में हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति हमारे थे कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने जब इलेक्शन लड़े थे ये, तो किसे इन्होंने हराया था, तो इनका नाम हो जाएगा केटी शाह। तो केटी शाह को हराकर इन्होंने इलेक्शन जीता था। ठीक है, ये इनकी पहली टर्म की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा इन्होंने 2 टर्म सर्व करी है। तो पहली टर्म में इन्होंने केटी शाह को हराया और दूसरी टर्म में इन्होंने एन दास को हराया। तो आपके लिए पहला नाम ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो केटी शाह आपको याद रखना है, क्योंकि पहले हमारे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हराया था, जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा था, तो इसलिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। अब यहीं पे हम जो आपका 15th और 16th जो ये 2 नंबर थे, ये आपको कंफ्यूज कर रहे थे, तो इनको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो हमने बोला कि ये हमारे जो राष्ट्रपति होंगे वो 15वें नंबर के हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे इलेक्शन होंगे वो 16वें नंबर के हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हो चुके हैं, तो इनके दोनों इलेक्शन काउंट होंगे, तो इसलिए ये नंबर 16वां हो जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति तो वो एक ही थे, एक ही व्यक्ति थे, तो आपका राष्ट्रपति 15वां हो जाएगा, लेकिन आपका इलेक्शन जो हो जाएगा इस बारी का वो 16वां हो जाएगा। तो आई होप ये वाली कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो चुकी होगी। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कितनी बार अपने पद पर चुने जा सकते हैं, यानी कि एक ही राष्ट्रपति कितनी बार अपनी टर्म को सर्व कर सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी भी बार वो अपने जो राष्ट्रपति पद पर चुने जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी टर्म फिक्स नहीं करी गई है, एक ही राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि महिला का जिक्र इसमें हुआ है। और इस बार अगर आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे तो आपको कैंडिडेट का नाम पता होगा, जो एनडीए की कैंडिडेट है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू उनका नाम हो जाएगा। ये बनेंगी हमारी, अगर बनती हैं, और मोस्ट चांसेस इन्हीं के हैं कि ये राष्ट्रपति होंगी भारत की अगली, तो ये हमारी सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। तो ये हो जाएंगी पहली महिला की यहाँ पे बात हो रही है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, ये हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही है। अब इन्हीं में ऑप्शन जो है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सुचित्रा कृपलानी कौन है, ये भारत की पहली सीएम हो जाएंगी, ठीक है। सुषमा स्वराज की बात करें तो दिल्ली की पहली सीएम अगर आपको पूछता है तो इनका नाम क्या हो जाएगा, सुषमा स्वराज। और इंदिरा गांधी को आप सब लोग जानते होंगे, ये हो जाएंगी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, क्या नाम मैंने उनका आपको बताया था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। तो उनका कार्यकाल आपको बताना है कि कब से कब तक उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्व करा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2007 से 2012 तक, ठीक है। तो बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और यहीं पे वाइस वर्सा होता है, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, हमारा जो उपराष्ट्रपति होगा, वो दे देंगे आपको प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये हम रेजिग्नेशन या इस्तीफा की बात करें कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा और जो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा वो आपका प्रेसिडेंट को देगा, इसलिए बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, ये पावर किसके पास होती है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पार्लियामेंट, यानी कि जो भारत की संसद होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दी जाए। अब संसद में कौन कौन आ जाएंगे, आपका लोकसभा और राज्यसभा। अब इन दोनों सदनों में से कोई भी सदन, किसी के पास भी कोई भी ये कर सकता है, मतलब दोनों के पास ये पावर होती है कि वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड आता है महाभियोग, ठीक है, या इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोला जाता है। तो इम्पीचमेंट के द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए एक आर्टिकल भी होता है 61, अगर भारत का राष्ट्रपति होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान का वायलेशन करता है, एक ही इकलौती शर्त रखी गई है कि उसको उसके पद से सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, ठीक है। तो जैसे ही वो वायलेशन करेगा तो इन दोनों में से, यानी कि राज्यसभा लोकसभा में से किसी को भी लगेगा कि उसको उसके पद से हटाना है, तो वो जो राष्ट्रपति होगा उसको 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाता है कि आपको अपनी सफाई देनी है, तो आप दे सकते हैं, और उसके बाद उसको उसके पद से हटा दिया जाता है अगर वो अपने आप को सही साबित नहीं कर पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, अब जैसे कि हमने बताया कि राष्ट्रपति का पद अगर वैकेंट हो जाएगा, मतलब उसको अगर इस्तीफा दे दिया उसने या फिर उसका इम्पीचमेंट उस पर लग गया, वो हट चुका है अपने पद से, तो कितने दिनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति का जो पद होता है उसका भरा जाना आवश्यक होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये सर्वोच्च हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वोच्च पद होता है देश का, तो जल्दी से जल्दी उसके इलेक्शन करवाए जाते हैं, जल्दी से जल्दी उसका जो वैकेंट सीट होती है वो भरी जानी आवश्यक होती है। तो इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं और उसको नया राष्ट्रपति हमारे देश को मिलता है, ठीक है। ये कब हो सकता है, इस्तीफा होता है या उनकी डेथ हो जाती है या फिर जो इम्पीचमेंट मैंने आपको बताया ये सब होता है, तो नया राष्ट्रपति फिर अपना चुना जाएगा, ठीक है। अब आपको पूछा है कि अगर हमारा जो राष्ट्रपति है या जो हमारा उपराष्ट्रपति है, ये दोनों अगर मौजूद नहीं होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा राष्ट्रपति मौजूद नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपनी पोस्ट पर नहीं होते हैं तो इसका पदभार कौन संभालता है, देश को कौन संभालता है। तो जरूरी है कि हमारे पास प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो उस टाइम पे कौन एज ए प्रेसिडेंट काम करता है, तो ये हो जाएंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे मुख्य न्यायवादी होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो हमारे होते हैं वो करते हैं आपका एज ए प्रेसिडेंट हमारे देश के लिए काम। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है या कोई कारणवश वो नहीं होते हैं, तो क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जो जज होता है वो एज ए प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि इनमें से आपको ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जो कि पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि 3 ऐसे राष्ट्रपति इसमें होंगे जो कि पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं और फिर उन्होंने राष्ट्रपति का भार भी संभाला है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, क्योंकि आपको नहीं पूछा है। तो नीलम संजीवा रेड्डी पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये सीधे राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा, ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये भी पहले वाइस प्रेसिडेंट है, फिर इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, फिर उन्होंने राष्ट्रपति संभाला है। और इसके अलावा आर वेंकटरमन भी हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर सी, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। अगला पूछा है कि भारत की जो सशस्त्र सेनाएं होती हैं, जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, उनका सुप्रीम कमांडर किसको कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को ही भारत का जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनका सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। ठीक है, अगला पूछा है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 अवधि के लिए, यानी कि लगातार कॉन्सिक्यूटिव 2 टर्म जिन्होंने सर्व करी हैं एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, इन्होंने 3 टर्म सर्व करी हैं। जिसमें से कि क्या हो जाएगा, आपको अगर कंफ्यूजन होती है तो इसमें क्या होता है कि पहली जो इनकी टर्म होती है, इसमें तो ये सिर्फ संविधान के अध्यक्ष होते हैं, तो उससे इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। फिर जो दूसरी और तीसरी टर्म होती है, तो इन दोनों टर्म में इनका इलेक्शन होता है और इलेक्शन ये जीतते हैं, फिर ये राष्ट्रपति के पद पर जाते हैं। तो वैसे तो इन्होंने 3 टर्म सर्व करी है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 अवधि के लिए ही पूछा जाएगा, क्योंकि पहली जो अवधि थी इसमें ये चुने नहीं गए थे, यानी कि इनका इलेक्शन नहीं करवाया गया था, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे और भारत तुरंत ही आजाद हुआ था उस टाइम पे। तो हमें एक राष्ट्रपति चुनना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुन दिया गया था। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्हीं को राष्ट्रपति के पद पर बिठा दिया गया था, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं बैठे थे, यानी कि उनके इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। तो सेकंड और थर्ड टर्म जो इनकी रही है उसमें इनके इलेक्शन करवाए गए और ये राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि यूनानिमसली, जिसको बोला जाता है यूनानिमसली इलेक्टेड, या जिसको हम जो कॉमन टर्म होती है उसमें हम निर्विरोध बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, निर्विरोध कोई भी राष्ट्रपति कौन बना है उनका आपको नाम बताना है। तो इनका नाम हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये भारत के पहले निर्विरोध या पहले सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति रहे हैं। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, बहुत ही बार एसएससी में भी ये रिपीट हो चुका है, आपके एग्जामिनेशन में पूछता है कि भारत के कौन से वो राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, यानी कि वो अपना टर्म जो है वो सर्व कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इनकी मृत्यु इनके पद के दौरान हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के द्वारा होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि जिसको शॉर्ट में STVS भी बोला जाता है। तो इसके द्वारा भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इस तरीके से एक आपको इलेक्शन के लिए एक शीट दे दी जाएगी और इसमें क्या होगा, मान लो आपके 4 कैंडिडेट किसी भी इलेक्शन के लिए खड़े हैं या किसी भी कैंडिडेट उसके लिए अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है, उनका जो चुनाव होता है वो किस पद्धति से होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, या जिसको शॉर्ट में STVS भी बोला जाता है। तो इस पद्धति के द्वारा भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो चुना जाता है। अब इसमें होता क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, तो इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट जो भारत के होते हैं वो चुने जाते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्टली हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो चुने जाते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, जो हम होते हैं यानी कि जो जनता होती है वो डायरेक्ट किसी को अगर चुनती है तो उसको डायरेक्ट बोला जाता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्ट आपको पता है हमारे द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उनका एक अलग से इलेक्टोरल कॉलेज होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें क्या होता है, किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो मान लो 4 कैंडिडेट जो होते हैं, 4 कैंडिडेट जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, तो उनका किस तरीके से चुनाव होगा, उनके हम नाम रख लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, और कुछ लोग हैं, मतलब जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है वो किस तरीके से वोट देगा। तो मान लो जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें से जो, जैसे मैं हूं, तो मैंने क्या चाहा कि जो आपका A है वो आपका प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, मैंने उसको प्रेफरेंस देनी है कि किस तरीके से मैं चाहूंगी कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट बनेगा। फिर मैंने चाहा दूसरे नंबर के B प्रेसिडेंट बने,
तीसरे पे C बने और चौथे पे D बने। इस तरीके से प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति होगा वो दूसरे लोगों की उसकी प्रेफरेंस हो जा सकती है। मतलब चाहे तो वो चाहे कि D पहले नंबर पे बन जाए, मतलब उसकी प्रेफरेंस D होगी, वो चाहेगा कि D राष्ट्रपति बन जाए, फिर वो इस तरीके से किसी को भी प्रेफरेंस दे सकता है। तो इसी को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। लास्ट में जाके इनकी काउंटिंग होती है और एक राष्ट्रपति चुन के बाहर आता है और वही हमारा भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। और इस सिस्टम को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जो कि इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो भारत के पहले न्यायाधीश आपको बताने हैं, यानी कि पहले हमारे जो चीफ जस्टिस थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिन्होंने काम करा है, कार्यवाहक या एक्टिंग प्रेसिडेंट इनको बोला जा सकता है। तो ये कौन थे? इनका नाम हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब इनकी एक कहानी होती है। कहानी क्या है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, हमने पढ़ा था कि अपने टर्म के दौरान पे ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे वीवी गिरी जो होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा सर्व कर रहे होते हैं, उपराष्ट्रपति की ये टर्म सर्व कर रहे होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभालता है, लेकिन वीवी गिरी को क्या होता है कि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होता है। तो अगर उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, उस उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देते हैं वीवी गिरी। तो अब सीट वैकेंट हो जाती है, तो ये तो हो नहीं सकता कि जो राष्ट्रपति की सीट है वो वैकेंट रहेगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, 1969 की हम बात कर रहे हैं, तो एक एक्ट लाया जाता है कि जो राष्ट्रपति होगा या उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति होगा जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उसके जगह पर काम करेगा। तो यहाँ पे तो उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस टाइम पे राष्ट्रपति चुन दिए जाते हैं। अब ये सिर्फ 2 महीने के लिए रहते हैं, मई से जुलाई तक ये हमारे भारत के प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। 1969 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके वीवी गिरी होते हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं और वीवी गिरी एज ए राष्ट्रपति 1969 में चुन दिए जाते हैं। तो एक्टिंग आपको पूछा था तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 2 महीने के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करेंगे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हो जाएंगे, यानी कि अनुच्छेद की हम बात करें। जो 52 है वो बताता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, 54 जो बताता है उनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है, यानी कि उनका जो निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है, वो 54 बताएगा। 56 उनकी टर्म के बारे में बताता है जो 5 साल की होती है। 60 बताता है उनकी ओथ, यानी कि जो वो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण जो होता है उनका, वो 60 आर्टिकल में बताया गया है। 61 की हम बात करें तो ये इम्पीचमेंट या जिसको महाभियोग बोला जाता है वो 61 में बताएगा। और 72 की बात करें तो उनके पार्डन पावर के बारे में बताता है, यानी कि उनकी जो क्षमादान शक्ति होती है उसके बारे में हमारा 72 आर्टिकल बताता है। अब उनके द्वारा जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा कुछ अपॉइंटमेंट्स करी जाती हैं जो आपको पूछता है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कुछ भी पूछ लेगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो वो हो जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, या फिर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो भी आपके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट, जितने भी स्टेट हैं उनके जो गवर्नर होते हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपका प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाएगा। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के, यानी कि जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, उसके जो सीएम होंगे वो भी अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये भी चुने जाते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और या फिर जो उनके साथ अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो भी चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और लास्ट में बात करें तो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको कौन चुनता है, उनको भी हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वो अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी राष्ट्रपति से रिलेटेड वो हमने सारी डिस्कस कर ली है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए इसी तरीके की और महत्वपूर्ण वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।